चलिए लग गई रिकॉर्डिंग। बोलेंगे आप लोग के का क्या नाम होता है? बताइए तो जरा, के का नाम बताइए। रेट कांस्टेंट सर। रेट कांस्टेंट। कार्तिकेय नहीं रहेगा तो क्लास में कोई बोलबा ना करेगा। लैम्डा को क्या बुलाएंगे? डीके कांस्टेंट। वेरी गुड, डीके कांस्टेंट। रिप्लेसेबल है के का लैम्डा, लैम्डा का के। ए नॉट यदि होता है तो ये हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए नॉट की जगह लेता है एन नॉट। तो इसकी जगह देखिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग हो सकता है। या तो इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम शब्द का प्रयोग करें, या न्यूक्लियाई, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई शब्द का प्रयोग करें, या इनिशियल एक्टिविटी शब्द का प्रयोग करें। इनिशियल एक्टिविटी सब एक जैसा माना जाएगा। और ए जो है आपका वो रिमेन कंसंट्रेशन है। रिमेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आफ्टर टाइम टी, ये हो जाएगा एन। रिमेन नंबर ऑफ एटम बुला लीजिए, न्यूक्लियाई बुला लीजिए, या एक्टिविटी बुला लीजिए, सब एक ही चीज है। तो इससे रिलेटेड हम लोग के पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे ही आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर वाले ही मिलेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के बाद जो न्यूमेरिकल मिलता है वो उधर से मिलता है आपको अरीनियस वाले से। तो अरीनियस वैसे ही कम कर दिया है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में देखिए पहला न्यूमेरिकल, इसके पहले एक और लगाएंगे। देखिए पहले ये वाला न्यूमेरिकल लगाएंगे। इट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4.8। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 4.8। Example number 4.8. Show that in a first order reaction, time required for completion of 99.9% is 10 times of half life. 99.9% कंप्लीट करना है तो ये जो टाइम है ये 10 गुना होता है हाफ लाइफ का, ये आपको शो करना है। एग्जाम्पल नंबर 4.8। और इसी पैटर्न पे एक सवाल आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, जिसको आप चाहें तो बड़े आराम से बना लेंगे। देखिए पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि टी हाफ लिख लीजिए पहले आप। टी हाफ क्या हो जाता है? 0.693 डिवाइड बाई के लिखना होगा यहां फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है भाई। उसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरा बात कह रहा है कि 99.9% कंप्लीट करना है। तो हमारे पास क्या होगा कि सिंस वी नो दैट कि के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग
ए नॉट बाई ए, तो के तो बदलना नहीं है, के तो रेट कांस्टेंट है, ये तो केवल और केवल टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। कभी भी रिएक्शन के मोमेंट पे ले लीजिए, के तो कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर ना बदले या कैटलिस्ट ना यूज करें। तो के कांस्टेंट है, यहां पे हम लेंगे क्या, ए नॉट की वैल्यू ले लीजिए आप, परसेंटेज में दिया है तो 100 मान लीजिए, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, कितना कंप्लीट हो गया 99.9% कंप्लीशन, तो बचा कितना बच्चों 0.1। 1। यस सर। भाई 99.9% कंप्लीट हुआ, 100 लिया था आपने, 99.9 कंप्लीट हुआ, तो ए मतलब रिमेन कितना हुआ 0.1। और टाइम इसमें आप ले लेंगे, टाइम जो है ये टाइम कहलाएगा T 99.9%, दिस विल बी T 99.9। बस आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। क्या करेंगे आप यहाँ पे, इसको ऐसे कर लीजिए आप, T 99.9 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग ए नॉट की जगह आपने रख दिया 100 और ए की जगह आपने रख दिया 10 to the power minus 1, 10 to the power minus 1 यही तो है। तो बस T 99.9 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.303 डिवाइडेड बाई K और log 10 to the power 4, log 10 to the power 4 को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 4 log 10 की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व किया जाए कितना आ रहा है 4 3 12, 4 3 12 2 1, 4 2 8, 0.6 आ जाएगा सर। 8 0.6, 4 2 8 और 8 और 1 है 0.6 कहाँ आ रहा है ये, तो नहीं आएगा सर। कितना आ रहा है ये 9.1। सर log 4 ही निकाला है ना सर। log 4 नहीं, log 4 कहाँ है, log 10 to the power 4 होगा ना। यस सर। नहीं 10 to the power 3 क्या कर रहे हैं भाई, ओहो 103 हो जाएगा ना, log 10 to the power 3 जाएगा ना ये। log 10 to the power 3 तो ये 3 log 10 हो जाएगा, तो 2.303 इंटू 3 log 10 बाई K। log 10 की वैल्यू कितनी 1 सर। 1। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3 3 9 09.6 बाई K। बस रेशियो ले लीजिए, आपके पास एक ये इक्वेशन आ गया और एक ये आ गया T 99.9। टू बाई 1 सिंपल दिख ही रहा है आपको यहाँ पे, T 99.9 डिवाइडेड बाई T हाफ इज इक्वल टू ये 6.9 है, 0.9 हटा दीजिए, ये K कर दीजिए और T हाफ कितना है ये 0.69 है और ये बाई K कैंसिल हो गया, 10 टाइम चला गया, तो T 99.9 is equal to 10 times of T half, ये आ गया T 99.9 is equal to 10 times of T half। बस सिंपल से इसको सॉल्व कर लेना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 4.8 इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज नहीं है, हाँ एक्सरसाइज है 4.18।
देखिए एक्सरसाइज 4.18 कहता है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन is twice the time required for completion of 90% of the reaction. 4.18 for a first order reaction show that time required for 99% completion is twice the time required for completion of 90% of the reaction. ये भी एकदम सिंपल हमारे पास सिंपल ही है सर, हो जाएगा आराम से। यस सर, हो जाएगा सर, ये सब लोग कर लेंगे इसको। फॉर्मूले बेस्ड ही सवाल हैं इस पे, ऐसा कुछ बहुत टिपिकल नहीं है। चलिए थोड़ा समय देके कर लिया जाए, ऐसा क्या है। सारे तो नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन फिर भी जो बनवा दे रहे हैं वो बनवाइए। इसी पैटर्न पे ये है तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको HW में ले लीजिए आप। कर लेंगे आप लोग? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.5 इंटेक्स क्वेश्चन, ये भी आसान है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है आपको 1.15। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है क्या? K इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10 to the power -3 per second. How long will 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम? मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल अमाउंट कितना दिया है? A0 5 ग्राम और बचा हुआ अमाउंट कितना दिया है? 3 ग्राम। यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यही बताने को आपको बोल रहा है। टाइम पूछा है आपसे, बहुत सिंपल से आपको इक्वेशन रख देना है। T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई K लॉग A0 की जगह क्या रख देंगे? 5 सर, 5 और A की जगह क्या रख देंगे? 3। तो बस ये हो गया सॉल्व आपका। 2.303 यहाँ पे लिया आप 1.15 इंटू 10 to the power -3। तो ये सेकेंड इनवर्स है तो आंसर सेकेंड में आने लगेगा आपका, और ये हो जाएगा आपका लॉग। सर ये 0.22 आ रहा है सर, 5/3 सर। लॉग 5/3 0.22 आ रहा है। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। हम जो वैल्यू आपको बताएं वो वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन अगर ये बोर्ड में रहेगा ऐसा क्वेश्चन, तो अब तो खैर मल्टीपल चॉइस है, उसमें दिया तो दिया। अदरवाइज लॉग 5 की वैल्यू कितनी बताए थे आपको हम? 0.7। 699 होता है तो 0.7 रख दीजिए। और लॉग 3 होता है 477 होता है ना, तो 0.5 रख दीजिए इसको लगभग। सर आंसर सर सेकंड्स में आएगा ना सर? बिल्कुल सर 4 सेकंड्स आ रहा है सर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका आंसर होगा सेकंड में। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। यस सर, 4 सेकंड सर। 444 444 सेकंड। सर 0.7 माइनस 0.5 होगा ना सर? Yes, 0.7 माइनस 0.5 सर, 0.2 हो जाएगा सर। 0.7 माइनस सर log 5 माइनस log 3 अच्छा सर। अच्छा, एक मिनट हाँ बिल्कुल होगा। 0.2 कर दीजिए सर वहाँ पे। गड़बड़ है, हमने डिवीजन वाला टर्म रख दिया। माइनस पॉइंट कितना 5 और ये 0.2 हो जाएगा। सॉल्व करने पे कितना? 444 के आसपास। यस सर। ठीक, उसके बाद कौन सा लिया जाए? 4.6 भी आसान है। 4.6 time required to decompose SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is first order, calculate the rate constant of the reaction. ये तो एक लाइन का सवाल हो गया।
टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, मतलब ये हाफ लाइफ जो दिया है क्वेश्चन में, डायरेक्ट हाफ लाइफ दिया है कितना, 60 मिनट्स। यस सर। तो के निकालने को पूछा है आपसे, रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो एक लाइन का सवाल हो गया अभी। K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ, तो 0.693 डिवाइड बाई 60 मिनट। सर 3600 कर दीजिए सर उसको सेकंड सर। मिनट में कह रहा है ना, रेट कांस्टेंट मिनट, तो इसको आप मिनट में दिएगा तो मिनट में दे दीजिए आंसर। कितना आ रहा है? 0.01 आ जाएगा सर, अप्रॉक्स 0.01 मिनट Approx, sir. अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 0.6 मान लीजिएगा तो 0.01 आप इसको दिखा देंगे। ऐसे एग्जैक्टली निकालेंगे तो एग्जैक्टली कर लीजिए, इसको कैलकुलेशन में डाल दीजिए। तो इस पे एकदम 0.0115। 0.0115। यस सर। मतलब आपने सॉल्व करके इसको बताया? यस सर, 1.15 into 10 to the power minus 2 सर। एक मिनट। 0.0115 मिनट इनवर्स। एकदम फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ें और देखिए, और भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन इसमें मैंने ले रखे हैं, ये देखिए 4.14। देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग की जो टेक्निक होती है वो इसी पे बेस्ड होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। रेडियो कार्बन डेटिंग का नाम आपने सुना होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या करने के लिए यूज होता है? टू एस्टिमेट एज ऑफ फॉसिल। यस सर। Yes, sir. सर। टू एस्टिमेट एज ऑफ, मतलब ओल्ड सैंपल कोई मिल जाए, फॉसिल मिल जाए, टू एस्टिमेट sir. एज ऑफ फॉसिल, जिसको जीवाश्म बोलते हैं हिंदी में। जैसे मान लीजिए आपको एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, पुराना एक लकड़ी का टुकड़ा कहीं से मिल गया, वुड सैंपल। अब आप देखते होंगे कहीं पेपर ऊपर निकलता है, एक जगह एक लकड़ी का टुकड़ा मिला या जीवाश्म मिला, उसकी उम्र लगभग बताई गई कि वो 2000 साल पुराना है। 2000 ईयर ओल्ड सैंपल। ये कैसे बता लेते हैं? ये 2000 एग्जैक्ट नहीं बताते, लेकिन लगभग 2000 साल पुराना चारकोल या सर कोयल में सर कन्वर्ट हो जाता है सर, कितना परसेंट हुआ सर उसको देख के सर, कितना कार्बन में बदल गया सर। क्या? सर वही लकड़ी का टुकड़ा सर। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बन में बदलने का से, कार्बन तो रहता ही है इसके अंदर। चारकोल में सर। नहीं, अब देखिए क्या होता है, इसको समझिए। देख क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक लिविंग ट्री है, ये एक लिविंग ट्री है। कार्बन के दो फॉर्म हैं, एक होता है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 14। इन दोनों में ये रेडियो एक्टिव है। ये जो है नॉर्मल है, स्टेबल होता है। लाइट पढ़ाने में बीच में लाइट जो चली जाती है ना, बहुत दिक्कत कर देता है। आइए, उसी बीच में लाइट चली जाएगी।
आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ये कट गया था, मैंने बता रखा है आप लोगों को, घबराया मत कीजिए, कोई लाइट जा रही है तो डिस्टर्ब करता है। ये नॉर्मल है। C12 जो आपका है, बच्चे को क्या हो गया, C12 जो है ये नॉर्मल होता है और C14 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है। तो ये अपने आप, जैसे मान लिया आपने इसका एक सैंपल लिया, इसमें कुछ एटम्स हैं कार्बन 14 के, तो जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन को इमिट करके ये अपने आप को खत्म करता है। लेकिन कार्बन 12 में ऐसा नहीं होगा, इस पे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगता है। ये जितना कार्बन 12 का एटम आपके पास आज है, कल भी इतना ही रहेगा। तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये अपने आप को खत्म नहीं करता, लेकिन कार्बन 14 अपने आप को खत्म करता है। लेकिन दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी एक जैसी होती है। इनके केमिकल रिएक्शन जो हैं, केमिकल रिएक्शन का लेना देना तो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन से होता है, तो केमिकल रिएक्टिविटी सेम होती है। जैसे ये रिएक्ट करेगा वैसे ये भी रिएक्ट करेगा। नेचर में C12 ज्यादा है, C14 कम है। देखिए क्या है, जो पेड़ पौधों में कार्बन जो है वो सोर्स, मतलब फूड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनाते हैं और वो ग्लूकोज और फूड स्टार्च वगैरह के रूप में ये स्टोर हो जाता है। तो फूड कंटेंट जो स्टोर होता है मेनली आपके प्लांट्स वगैरह में, वो कार्बन के एलिमेंट उसमें रहते ही रहते हैं। और एक्सक्रीशन वगैरह जो है, एक्सक्रीशन में कार्बन का जो कुछ पार्ट है वो बाहर भी निकलता है। तो कोई भी लिविंग ट्री ले लीजिए या लिविंग बीइंग ले लीजिए, तो उसमें कार्बन का दोनों काम हो रहा है। कार्बन आ भी रहा है और जा भी रहा है, जब तक वो लिविंग है तब तक। इनटेक, फूड इनटेक से कार्बन आ रहा है और एक्सक्रीशन की प्रक्रिया में कार्बन बाहर जा रहा है। तो कार्बन 14 को मेनली कंसिडर किया जाए फूड चेन से। कार्बन 14 लिविंग बॉडी में आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो लिविंग बॉडी में C14 को कांस्टेंट माना जाता है। लिविंग बॉडी में C14 को कांस्टेंट माना जाता है। जैसे मान लीजिए हम कहे कि लिविंग बॉडी में ये C14 के पार्टिकल्स हैं। रोज कुछ कार्बन आएगा, कुछ कार्बन जाएगा, तो ये नंबर ऑफ C14 कांस्टेंट रहेगा। अब क्या हुआ, ये लिविंग ट्री जो है ये डेड कर गया। लिविंग ट्री जो है ये डेथ कर गया। डेथ करने का मतलब इसको काट दिया आपने और ये निर्जीव हो गया। तो इसका जो सैंपल है, ये मान लीजिए ये जिस समय ये कटा है, ये जिस समय डेड हुआ है, उस समय कार्बन की स्थिति इसकी ये है, कार्बन 14 की। उससे पहले कांस्टेंट था, डेथ हुआ, अब ये इसके अंदर बंद हो गया। अब इसका कांटेक्ट इन्वायरमेंट से खत्म हो गया। इन्वायरमेंट से खत्म हो गया, इसका मतलब क्या, अब कार्बन आना और जाना बंद हो गया। कोई भी कांटेक्ट इन्वायरमेंट से खत्म, कार्बन का आना जाना बंद। अब इसमें C14 का एक निश्चित अमाउंट पैक कर गया, बंद हो गया। अब क्या होगा कि चूंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, ये C14 अपने आप को क्या करेगा बच्चों, बोलिए, हटाता जाएगा सर। ये C14 अपने आप को दूसरे एलिमेंट में बदलेगा, स्टेबल में। कहने का बहुत सिंपल भाषा में अगर बात कही जाए तो C14 का जो नंबर है, जब टाइम बीतेगा तो ये अपने आप को डिसइंटीग्रेट करेगा। तो इसका जो नंबर है C14 का, वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। कुछ टाइम बीता तो कुछ नंबर खत्म हुआ, फिर कुछ टाइम और बीता तो कुछ और नंबर खत्म हुआ। तो ऐसा करते करते C14 का अमाउंट इस सैंपल में कम होता जाएगा। और जितना कम होता जाएगा, इसका मतलब उतना टाइम बीत गया है और ये सैंपल उतना पुराना माना जाएगा। तो आपको जो ये T निकालना है, कितने, जैसे मान लीजिए आज आपने इस सैंपल को ऑब्टेन किया,
ये आपने सैंपल को ऑब्टेन किया टुडे। तो जब सैंपल को आपने ऑब्टेन किया तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन 14 आप फाइंड आउट कर लीजिए। नंबर ऑफ C14 सैंपल वुड सैंपल मिला, आप इसमें नंबर ऑफ C14 को फाइंड आउट किए, तो इसको आप कौन सा नंबर बोलेंगे? इट इज रीमेन नंबर। आज की डेट में जो वुड मिल रहा है, जो फॉसिल मिल रहा है, उसमें C14 का नंबर आप जो फाइंड आउट करेंगे, इसको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से फाइंड आउट किया जाता है। जो भी आज की डेट में वो फॉसिल जो मिला, वुड का सैंपल जो मिला, उसमें जो आपने C14 का नंबर पता किया वो रिमेन नंबर होगा। इट विल बी कैपिटल N। अब ये लिविंग बीइंग रहा होगा, कितने साल पुराना सैंपल है, जब ये लिविंग रहा होगा वहां पे चलना पड़ेगा आपको। तो उतने पुराने तो आप नहीं जा सकते हैं। तो ये मान लिया जाए कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इवोल्यूशन नहीं है। हम क्या करेंगे कि कोई भी आज की डेट का जिंदा ट्री ले लेंगे, कोई भी लिविंग ट्री ले लीजिए, और मानेंगे कि ये पेड़ जब ये लकड़ी का टुकड़ा जब पेड़ रहा होगा तो ये आज के लिविंग ट्री से मैच कर रहा है। तो उस लिविंग ट्री में आप नंबर ऑफ कार्बन निकाल लीजिए। अब पीछे तो आप समय को लेके जा नहीं सकते, तो एक तो उस वुड फॉसिल सैंपल में निकाला, और एक उस फॉसिल सैंपल से मिलते, अगर लकड़ी का टुकड़ा है तो कोई लिविंग ट्री लीजिए, कोई ऑर्गेनिज्म है तो उससे मिलते जुलते किसी ऑर्गेनिज्म में निकालिए। तो नंबर ऑफ कार्बन इन लिविंग बीइंग जो आज की डेट में आपको अवेलेबल हैं उनसे निकाल लीजिए, और नंबर ऑफ कार्बन इन लिविंग बीइंग जो आएगा वो आपका इनिशियल हो जाएगा N0। N0 मिल गया, N मिल गया। कार्बन 14 का हाफ लाइफ आपको पता होता है, हर रेडियो एक्टिव का हाफ लाइफ आपको बता दिया जाता है। तो हाफ लाइफ जो हाफ है C14 का, ये नोन है। तो अब करना क्या है आपको ये टाइम गैप निकालना है। नहीं निकल जाएगा ये टाइम गैप। कैसे निकालेंगे आप ये टाइम गैप? मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? सर C14 का सर अमाउंट देख के सर। भाई आपको अब क्या करना है, आपको T हाफ पता है, तो T हाफ की मदद से आप क्या निकाल लेंगे? लैम्डा निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला आपके पास है? लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई T हाफ ऑफ C14। लैम्डा निकला, उसके आपको T निकालना है, तो T के लिए इस फॉर्मूले में आ जाइए आप। T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई लैम्डा, K की जगह लैम्डा यूज होता है, log N0 बाई N। N0 और N क्या है हमने आपको बता दिया। N0 क्या है? लिविंग बीइंग में, लिविंग ट्री, लिविंग बीइंग में जो कार्बन की एक्टिविटी या नंबर है वो N0 है, और जो बचे हुए वुड सैंपल में है, फॉसिल में है, वो N हो जाएगा। बस T हाफ से लैम्डा निकाला, लैम्डा यहाँ पुटअप किया, N0 N पता है, T निकल जाएगा। लाइफ उसका आपका जो एवरेज उसकी जो उम्र है, एज है, वो पता चल जाएगा। यही क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड है, 4.14 NCERT का सवाल है ये। क्या कहते हैं? द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 इज 5730 ईयर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं? यस सर। यस सर। भाई रेडियो कार्बन डेटिंग फॉसिल या जो भी आपके पुराने सैंपल होते हैं जो कभी लिविंग रहे होंगे, उनकी एज को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, और इसके लिए C14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट का चयन किया जाता है। उससे आप फॉसिल में, आप आज के डेट में जो फॉसिल सैंपल मिला है उसमें C14 की एक्टिविटी या उसका नंबर निकाल लीजिए, उसको रिमेन अमाउंट मान लीजिए, और उस फॉसिल का जो मिलता जुलता लिविंग बीइंग आज के डेट में है उसको लेके आप उसमें कार्बन की एक्टिविटी निकाल के उसको इनिशियल मान लीजिए N0। T हाफ दिया होगा, लैम्डा निकाला, लैम्डा की वैल्यू पुटअप किया, T मतलब एज ऑफ द सैंपल निकल जाएगा। जैसे मिलता है डायनासोर का सैंपल मिल गया, निकलता है डायनासोर का जीवाश्म मिला, कैसे पता करेंगे उसमें कि उसकी उम्र कितनी है? तो आज के डेट में उसका जो सैंपल मिला है उसके बचे हुए पार्ट में, हड्डियों वगैरह में देख लीजिए कितना कार्बन है, वो आज के डेट में निकल जाएगा।
और अब उससे मिलता जुलता जो ऑर्गेनिज्म उसके बहुत नियर बाई आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब डायनासोर को तो हम आज बना नहीं सकते हैं, तो डायनासोर की प्रजाति का जो ऑर्गेनिज्म आज एग्जिस्ट कर रहा है उससे बहुत क्लोज, उसका हम C14 निकाल लेंगे, वो N0 हो जाएगा और लगभग उसकी एज बता दी जाएगी। तो इसी प्रकार से एज डिटर्मिनेशन किया जाता है। पहाड़ पत्थर मिलते हैं, जैसे अयोध्या में हुआ कि ये पत्थर का टुकड़ा मिला तो इतने साल पुराना है, तो जो पत्थर के टुकड़ों की एज बताई जाती है उसमें लेड की स्टडी की जाती है, पीबी, रेडियो एक्टिव लेड को स्टडी करके इसी कॉन्सेप्ट पे उसको हम लोग निकालते हैं, तो वो एज ऑफ रॉक्स होता है। वो भी उसमें भी आप कहीं ना कहीं काइनेटिक्स का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लें। ये सवाल तो बड़ा आसान हो गया। अब इसमें क्या करना है, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 इज 5730 ईयर। टी हाफ दे दिया आपको, टी हाफ दिया है 5730 ईयर। तो इसका लैम्डा आप तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ का मतलब कितना, 5730 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये लैम्डा किस में आएगा, ईयर इनवर्स में आ जाएगा। ये हो गया, लैम्डा निकल गया। कहता है एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट containing wood had only 80% of the sea found in a living tree. Had only 80% of the C14 found in a living tree. मतलब लिविंग ट्री में जितना है उसका केवल 80% आपके वुड में मिला। तो वुड में नंबर ऑफ कार्बन 14 कितना है, या एक्टिविटी जो है वो भी आप मान सकते हैं नंबर की जगह पे ही। तो C14 आप 80% बचा हुआ है, और लिविंग ट्री में कितना मानेंगे तुम, 100% सर। लिविंग ट्री में C14 मान लीजिए आप 100, तो ये आपको N हो जाएगा बचा हुआ अमाउंट, और ये आपको N0 हो जाएगा। बस आप फॉर्मूले में आइए, एस्टिमेट एज ऑफ द सैंपल कहता है, तो आप T आ जाइए। T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई लैम्डा लॉग N0 बाई N। तो आगे बढ़े तो इसमें आप कर देंगे क्या, 2.303 डिवाइडेड बाई लैम्डा की जगह आ गया 0.693 इंटू 5730। सर इसकी वैल्यू सर आ रही है 0.96 सर, log N0 अपॉन N की सर। लॉग N0 अपॉन N की वैल्यू आपने निकाल लिया? ये सर 0.096 सर। चलिए हम इसको फुटअप कर देते हैं यहाँ पे। 100/80 कितना, ये 5/4 हो जाएगा। यस सर। आपने इसको सॉल्व कर लिया है, तो इसको चलिए वैसे कर लीजिए सर, 10 और 8 सर, log 10 माइनस log 8 सर, तो log 10 तो 1 ही हो जाएगा सर। हाँ वो भी सही है भाई, log 10/8 हो जाएगा, वो भी सही आ जाएगा। 2⁻³ करके वो भी आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, तो कितना लॉग, ये कितना आप इसको सॉल्व कर कितना बता रहे हैं वैल्यू? 0.096 सर। तो पहले पूरा वैल्यू सॉल्व करने में ले दिया जाए 2.303 इंटू 5730, बोले कितनी वैल्यू रखे? 0.096 डिवाइडेड बाई 0.693। अब इसको सॉल्व करके बता दीजिए आंसर। अब देखिए कैलकुलेशन तो इसमें करनी पड़ती है, शायद मेरे ख्याल से अगर एक सवाल आपके मल्टीपल चॉइस में रहेगा ऐसा सवाल, तो थोड़ा इजी कर दिया जाएगा उसको, डाटा थोड़ा आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये सब्जेक्टिव में है तो कैलकुलेशन तो आपको बनानी पड़ेगी। बताइए कितना जवाब आ रहा है इसका, सॉल्व कर लीजिए आप लोग, सॉल्व करके बता दीजिए हमको इसका आंसर। ये पूरा लिखेंगे तभी हम आगे जाएंगे। सर 1845 ईयर्स। एकदम ही तुम तो आंसर देख के बता दिए। 1845 साल। इसको सॉल्व कर लेंगे, अबाउट 1845 ईयर इसका आंसर आ जाएगा। तो हाफ लाइफ वाला ये 4.14 एनसीईआरटी सॉल्व हो गया। 4.17 एक बड़ा बढ़िया सवाल है।
अगर सब्जेक्टिव सवाल रहता तो इस सवाल को मैं बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मानता हूं। 4.17 आपके स्कूल वगैरह में अगर एग्जाम होगा तो हो सकता है ये सवाल उसमें रहे। 4.17 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है 4.17 क्या है भाई, देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। दो पार्ट इसमें, एक ही पार्ट सॉल्व करेंगे, एक पार्ट तो आप हमारे करने के बाद कर ही जाएंगे। सॉल्व। ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR90। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में एक प्रोडक्ट आता है SR90, और चूंकि ये कैल्शियम से मिलता जुलता है, इसकी रिएक्टिविटी एक कैल्शियम के ग्रुप का है, तो ये कैल्शियम की जगह जाके ह्यूमन बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। कैल्शियम हड्डियों में होता है, कैल्शियम की जगह स्ट्रॉन्शियम घुस गया, स्ट्रॉन्शियम 90, ये है रेडियो एक्टिव, उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है, इसका मतलब अनस्टेबल रेडियो एक्टिव है। तो जिसके भी बॉडी में SR90 चला गया, उसकी बॉडी में लगातार रेडिएशन निकल रहे हैं। लिखा भी है आगे, इफ 1 माइक्रोग्राम ऑफ SR90 वॉज एब्जॉर्ब्ड इन अ बोन ऑफ अ न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, how much of it will remain after 10 year and 60 year if it is not lost metabolically। मतलब ये आपके डाइजेशन वगैरह की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हड्डियों में जाके एब्जॉर्ब हो गया, और ये किसी भी तरह से मान लें कि मेटाबॉलिकली लॉस नहीं हो रहा है, पूरा हड्डी में है आपके एब्जॉर्ब, तो ये कितना बचेगा उस बच्चे के शरीर में 10 साल के बाद और 60 साल के बाद। तो हम लोग 10 साल निकालेंगे, 60 वाला उसी पैटर्न पे फाइंड आउट हो जाएगा। SR90 टी हाफ कितना दिया है, टी हाफ दिया है 28.1 ईयर्स। तो इसका लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, दैट इज 28.1। अब इसका देखिए क्या है, इसका A नॉट या N नॉट, N नॉट दे दिया है, कितना एब्जॉर्ब हुआ है शुरू में, बोलो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो। N नॉट की वैल्यू कितना दिया है सर? 1 माइक्रोग्राम सर। 1 माइक्रोग्राम। तो इसको आप ग्राम ओम में बदलने का झंझट हटा दीजिए, इसको 1 माइक्रोग्राम ही रहने दीजिए। और 10 साल के बाद टाइम जब आपका हो जाएगा, टाइम बीतेगा 10 साल, तो N मतलब वो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसमें हम लोग आ जाते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला इसका लगेगा, लैम्डा या K मान लें, चाहे लैम्डा मान लें, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही है। लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग N नॉट बाई N। तो N नॉट बाई N को आप लास्ट तक सॉल्व मत कीजिए, रिजर्व रखिए, बाद में सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा की वैल्यू रखी गई, तो लैम्डा इज 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 10। लॉग N नॉट को छोड़ दीजिए, अभी इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, अगर इसको हम लोग देख रहे हैं तो कितना ये हो जा रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। रुक जाइए, हम भी सॉल्व करते हैं, आप तो सॉल्व करेंगे नहीं, आप सब चुपचाप बैठ जाते हैं। चलो जी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है इसका रिजल्ट, लॉग N नॉट बाई N बताओ। सचिन यादव बोलो भाई, कितना रिजल्ट आ रहा है इसका, सचिन यादव। सचिन मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? ये सर आ रही है, बताओ, सॉल्व करो। ये लगभग सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास निकल रहा है वो आ रहा है 0.09 सर। हाँ नहीं, मेरे पास तो 0.106 के आसपास आ रहा है। यस सर, 0.106। यस सर। ये 0.1064 के आसपास आ रहा है लॉग N नॉट बाई N। तो ये लॉग N नॉट बाई N अगर 0.1064 आ गया तो N नॉट बाई N
ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.1064। अब हम आपके लिए एंटी लॉग टेबल जरा खोल रहे हैं और इसकी वैल्यू आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एंटी लॉग देख के थोड़ा वेट कीजिए। 0.10 का 6 में 1276 और फिर 4 में 1277 ये आ रहा है हमारे पास 1.277 इसका वैल्यू आ रहा है। अब आपके पास ये आ गया, n नॉट की जगह आप रख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.277। नाउ इट इज n। अब n की वैल्यू कितनी आई? 1 डिवाइड बाई 1.277 0.78 के आसपास। 0. हाँ सर 78 हाँ सर 0.78 के आसपास ये रिमेन बचा हुआ अमाउंट है। मतलब 1 माइक्रोग्राम लिए थे और 0.7 माइक्रोग्राम 10 साल के बाद बचेगा, तो ये उसके आधे से ज्यादा बचा हुआ अमाउंट है। 1 माइक्रोग्राम अगर आपने लिया था तो आधे से ज्यादा देखिए बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अभी हाफ लाइफ नहीं बीता है, तो सही बात तो है, अभी हाफ लाइफ कहां बीता है। अगर हाफ लाइफ बीत गया होता तो 0.5 माइक्रोग्राम से कम ही रहता। तो 28 इसका हाफ लाइफ 28 साल। अब पहली बार में 10 ही साल की बात पूछा है, तो आधे से ज्यादा बचा हुआ है 0.78 माइक्रोग्राम। और इसी को जब आप 60 पे लगाएंगे तो दोबारा लगाएंगे तो ये जरूर 0.5 से नीचे चला जाएगा, क्योंकि 0.5 से नीचे क्या 2 बार जाएगा नीचे, 2 हाफ लाइफ बीत जाएगी। तो 0.5 से नीचे क्या, ये 0.25 से भी नीचे आएगा आंसर 60 ईयर के बाद। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल माना जाता है बच्चों, इसको आप लोग देखेंगे। ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, बस तुम लोग बस इतना ही बोलते हो यस सर। हाँ, 100% राजी हैं सर, यस सर, ओनली यस सर। ना कभी कुछ पूछेंगे ना कभी कुछ बोलेंगे। चलिए अब इसमें हम लोग एक नेक्स्ट पैटर्न पे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या? गैसियस प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन, गैसियस डिकम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता हुआ है, उसको हम लोग यहां देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। गैसियस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कोई भी गैसियस डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, उसको हम लोग अब यहां डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? अगर डीकम्पोजिशन हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है या डिसोसिएशन टर्म का प्रयोग करें, अगर हो रहा है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते समय नंबर ऑफ मोल हमेशा क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। डिकम्पोजिशन है तो एक तो ये शर्त जरूर होनी चाहिए
कि रिएक्टेंट से और जब प्रोडक्ट में आप जाएं तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा, तभी तो कहेंगे कि कोई चीज टूट रही है। जैसे अगर हम आपको एक सिंपल लिख के दें, ए गैस गिव बी गैस प्लस सी गैस, इसको हम डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल में लिख दें और एक बार हम ये लिख दें 2p गैस प्लस q गैस प्लस r गैस। तो डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल में आप इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। ऑल्दो दो प्रोडक्ट बन रहा है, QR बन रहा है, लेकिन 2 मोल से 2 मोल बनाया तो ये कोई डिकम्पोजिशन थोड़ी हुआ है, कोई टूटने वाली बात थोड़ी हुई। 1 से 2 बनेगा, 3 से 4 बनेगा, तब ये सारी चीजें डिकम्पोजिशन में आएंगी। तो आपको इस स्टोइकियोमेट्री को लेके चलना है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल बढ़े, एक बात। दूसरी बात, चूंकि गैसियस कंटेंट को ले रहे हैं और हम लोग ज्यादातर जो ये पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन, उसमें हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन इसका प्रयोग किए हैं। तो गैस के केस में हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। तो इसको अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, P इज इक्वल टू N बाई V RT। और N बाई V क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम क्या है, मोलैरिटी, ये कंसंट्रेशन है। तो अगर R और T ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहें, और T हमको कांस्टेंट रखना पड़ता है, अदरवाइज रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये दोनों चीजें अगर कांस्टेंट रहें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी जगह आप प्रेशर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन की जगह आप प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट का शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोगों ने लिखा है, ये हमारे पास एक रिलेशन है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग A नॉट बाई A। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग, अब A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होता है तो वहां पे हम लिखेंगे इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस, जिसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर चल रहा है। इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखना चाहिए बताइए सर, रिमेन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैस, रिमेन प्रेशर ऑफ जो भी रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है जिसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, उसी को लेना पड़ेगा, उसी का प्रेशर लेना पड़ेगा। रिएक्टेंट गैस, सारे गैस, हो सकता है प्रोडक्ट में भी कई गैस बने, लेकिन बहुत सिंपली के का हम लोग गैसियस के केस में ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रिमेन प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, इसी पे पूरा काम ही करना है आपको। अच्छा, क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है गैस के लिए? बोलिए। यस सर। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होती है, ये भी हम कह सकते हैं अगर रिएक्शन क्लोज वेसल में है तो। जनरली रिएक्शन कराएंगे तो क्लोज वेसल में ही तो कराएंगे सर। वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए सर। हाँ, क्लोज वेसल का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है क्योंकि प्रेशर की डिपेंडेंसी एन और वी दोनों पे है, तो प्रेशर की डिपेंडेंसी नंबर ऑफ मोल पे भी हम कह सकते हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। एन और वी पे तो है ही, हम नंबर ऑफ मोल पे भी डिपेंडेंसी बोल सकते हैं। इसका मतलब जैसे मोल वैरी करेगा, क्योंकि हम जब किसी इक्वेशन को जब यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इस इक्वेशन को पढ़ेंगे
तो इसको क्या पढ़ेंगे? 2 मोल ऑफ P when decomposed produces 1 मोल ऑफ Q and 1 मोल ऑफ R। क्योंकि रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री में मोल पढ़ा जाता है और मोल को हम प्रेशर से रिलेट करने के लिए आपसे बोल रहे हैं अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और गैसियस कंटेंट आपके पास है तो मोल की जो स्टोइकियोमेट्री चलती है उस पे हम प्रेशर का जो भी प्रेशर का जो भी कंटेंट है वो मोल के जैसा चला सकते हैं और कंसंट्रेशन की जगह भी प्रेशर का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको कि इफ decomposition reaction is decomposition reaction आपको क्या देता है? A gas give P गैस प्लस C गैस। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें मान लीजिए आपको इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर। तो शुरू में आपके वेसल में जो भी होगा, अगर आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ए को लेकर बी और सी बनाना चाहेंगे तो इनिशियल प्रेशर जो भी होगा टोटल इस वेसल में, मान लीजिए आप ऐसा लेके चले, ध्यान दीजिए, आप शुरू में ये लेके चले हैं, केवल ए होगा ना वेसल में, प्रोडक्ट तो बनवाना चाहते हैं। तो शुरू में जो ए है, जो ए का प्रेशर है, ध्यान दीजिएगा, शुरू में वेसल में जो ए का प्रेशर है वही टोटल प्रेशर भी होगा। बोलिए स्टार्ट में एकदम। यस सर। और कुछ समय बीतने दीजिए, समय बीते, टी टाइम बीते, सोचिए क्या होगा जब टी टाइम बीतेगा बच्चों, तो ए जो है पूरा थोड़ी रह जाएगा, ए कुछ कम हो जाएगा और ए टूट के उसमें क्या बना दिया होगा, बी और सी भी बन गया होगा। यस सर। टी टाइम के बाद उसकी पिक्चर ऐसी कुछ हो जाएगी कि कुछ ए बचा रहेगा और Yes, कुछ ए खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद वो क्या बना दिया, बी और सी बना दिया है। तो कुछ समय के बाद प्रेशर बढ़ जाएगा सर। प्रेशर, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि एक टूट के दो बनाया है, लेकिन ए का जो पार्शियल प्रेशर है पी ए कम हो जाएगा सर। वो रिमेन होगा, वो रिमेन वाला प्रेशर होगा। एंड नाउ इट इज नॉट इक्वल टू टोटल प्रेशर, क्योंकि टोटल प्रेशर अब किसके बराबर होगा, ये बराबर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर अब किसके बराबर होगा, ए का बचा हुआ प्रेशर प्लस बी का और सी का बना हुआ प्रेशर, ये भी तो जुड़ेगा उसमें। यस सर। यस सर। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। शुरू में जो ए का प्रेशर है वही टोटल प्रेशर है, समझिएगा इसको, ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल जो ए का प्रेशर है वही टोटल प्रेशर है। फिर कुछ समय आपने दिया, ए टूटा, बी और सी बनाया, तो ए का कुछ समय के बाद जब आप वेसल में देखेंगे तो ए का जो प्रेशर होगा वो ए का बचा हुआ प्रेशर होगा, पी ए रिमेन, एंड इट विल नॉट बी इक्वल टू टोटल प्रेशर, क्योंकि अब टोटल प्रेशर जो है वो ए के साथ साथ बी और सी का भी प्रेशर जोड़ना पड़ेगा ना, ये वाली स्थिति बनेगी। बोलिए बच्चों। यस सर। तो चलिए इन्हीं सब चीजों को लेके हम लोग यहाँ पे अपना कंटेंट जो है वो डील कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को लेके यहाँ पे कंटेंट डील कर रहे हैं। तो इनिशियल प्रेशर मान लीजिए वेसल में है P नॉट,
इनिशियल प्रेशर मान लीजिए पी नॉट है, तो ये दोनों का तो कुछ प्रेशर होगा ही नहीं। तो इनिशियल प्रेशर के लिए हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली हम यहां पे बना सकते हैं कि एक चीज लिख दें यहां पे, इनिशियली पी टोटल जो होगा वो पी नॉट के ही बराबर होगा। और पी नॉट किसका प्रेशर होगा? इनिशियल प्रेशर ऑफ ए सर। ए का ही होगा कि भाई ए ही तो रिएक्टेंट है, वही तो वहां पे मिला होगा। आफ्टर टाइम टी जब ए डिकम्पोज कर रहा है, देखिए ए डिकम्पोज कर रहा है तो यहां देखिए इसकी स्टोइक्योमेट्री पकड़िएगा। ए का 1 मोल अगर खत्म होगा, 1 मोल ए अगर खत्म होगा तो कितना मोल बी बनेगा? 1 मोल। 1 मोल। और कितना मोल सी बनेगा? 1 मोल सर। 1 मोल। 1 कहने का मतलब जितना मोल ए खत्म होगा, वेसल क्लोज्ड होगी, उसी में ये रिएक्शन होगा। जितना मोल ए खत्म होगा उतना ही मोल बी बनेगा और उतना ही मोल सी भी बनेगा। तो मोल की कहानी को हम प्रेशर की कहानी पर जोड़ सकते हैं। हम कहें कि जितना प्रेशर ए का खत्म होगा, जितना ए का प्रेशर, क्योंकि मोल की कहानी को प्रेशर में डाल सकते हैं क्लोज वेसल वॉल्यूम कांस्टेंट मानते हुए। हम ये कहें कि पहले बात मोल से, फिर से बोल रहा है, जितना मोल ए खत्म होगा उतना मोल बी बनेगा, उतना मोल सी बनेगा। अब प्रेशर पे डाल दे रहा है उसको। जितना ए का प्रेशर खत्म होगा, कम होगा, उतना ही बी का प्रेशर बनेगा और उतना ही सी का प्रेशर भी बनेगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि इफ x atmosphere pressure of A reduced in time t, कोई एक टाइम t बीत रहा है जिसमें A का x एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो गया, तो फाइनल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, फाइनल प्रेशर आफ्टर टाइम टी। तो बताइए ए का शुरू में प्रेशर कितना लिया था हम लोगों ने? पी नॉट। बोलिए, तो ए Yes, का sir. कितना Okay. प्रेशर बचा होगा? पी नॉट माइनस एक्स। Yes, sir. तो ये सर, इसको कैसे? हम क्या कह सकते हैं? इसको यहां पे घेर दें, इसको हम कहेंगे इट इज रीमेन प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। बी का कितना प्रेशर? बी और सी जो है वो बनेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इसका प्रेशर। तो बी का कितना हो जाएगा? एक्स एटमॉस्फियर। और सी का भी कितना हो जाएगा? एक्स एटमॉस्फियर। तो इसको अगर हम चाहें तो इसको हम पी ए बोल सकते हैं। अब इसको क्या बोल सकते हैं? पीबी सर। पीबी, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि सारे कई गैस बन गया तो अब सबका अलग अलग प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होगा, पी ए, पीबी और ये पीसी। तो अब फाइनली आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर, आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर, आफ्टर टाइम टी टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चों? ये देखिए, ये वाली स्थिति आपको हम पहले ही बता चुके हैं। पीटी को हम क्या लिखेंगे? सर पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। पीए प्लस पीबी प्लस पीसी लिख रहे हैं। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। तो पीटी की जगह पे आप रखे, यहां पे पीए की जगह आप क्या रखे? P0 माइनस एक्स। पीबी की जगह पे क्या रखे? प्लस एक्स। इसकी जगह पे क्या रखे? एक्स। तो एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स को कैंसिल करा दिया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? पीटी माइनस P0। बोलिए,
Yes, sir. Yes, sir. Pt माइनस P0 आ गया x। अब हमारा रिएक्टेंट गैस जो है वो A है, A हमारा रिएक्टेंट गैस है, इसी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। इफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में तो होगा। तो इसको अगर हम लोग कहते हैं यहाँ पे, तो हम इस पे क्या लिखेंगे कि, एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा दूसरा पेज भी इसमें ऐड कर लें। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, remain pressure of A remain pressure of A after time t। remain pressure of A after time t क्या होगा, PT सॉरी P नॉट माइनस एक्स है, देखिए यहाँ पे Yes, sir. P नॉट माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू हम यहां से उठा लेते हैं, तो लिखेंगे क्या, P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट या P0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2P0 माइनस PT। ये आ गया। इनिशियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए कितना माने हैं भाई, P0 है। P0 का मतलब क्या, टोटल इनिशियल प्रेशर। वेसल में जो भी टोटल इनिशियल प्रेशर है वही तो P0 है। Yes, sir. Yes, तो sir. फाइनल टोटल इनिशियल प्रेशर इन वेसल इज P0। अब हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आपको पहले ही बोल चुके हैं कि कंसंट्रेशन की जगह आप प्रेशर रख सकते हैं। तो आपके पास K का एक्सप्रेशन क्या होगा, आपके पास K का एक्सप्रेशन क्या होगा, K इज इक्वल टू आप लिखेंगे टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए K is equal to 2.303 divided by T log initial pressure of reactant, initial pressure of A divided by remain pressure of A, remain pressure of A। तो K is equal to 2.303 divided by T log इनिशियल प्रेशर ऑफ A कितना है, P0 मान लीजिए जो भी दिया हुआ है, या शुरू वाला टोटल प्रेशर पहले लिख दिया, टोटल इनिशियल प्रेशर इन वेसल डिवाइडेड बाय रिमेन प्रेशर कितना आ रहा है 2P0 माइनस PT। तो ये आपको इक्वेशन बनेगा K का। आपको जब इस पे सवाल आएगा फर्स्ट ऑर्डर के डिकम्पोजिशन पे, फर्स्ट ऑर्डर के डिकम्पोजिशन पे जब आपको सवाल आएगा तो उसमें आपको केवल प्रेशर का डाटा दिया रहेगा और उस समय आपको ये क्रिएट करना पड़ेगा K का कौन सा इक्वेशन वहां बन रहा है, इसको आप क्रिएट करेंगे और तब जाके वैल्यू पुटअप करके तब जाके आप उसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार इस पूरे पेज के कंटेंट को आप लोग एक बार देखें, इस पूरे पेज के कंटेंट को एक बार आप लोग देखिए। प्रमुख तो यहां से है ये, और इसके बाद हमें एक और स्टोइक्योमेट्री बदल के आपको दे रहे हैं और आपको खुद करके हमको आंसर देना पड़ेगा। अभी के अभी 18:18 हो गया वैसे तो।
एक बार आप लोग इसको देखिए। और मान लीजिए गैसियस डिकम्पोजिशन की ये स्टोइक्योमेट्री आपको दे दी गई। मान लीजिए मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ये स्टोइक्योमेट्री दे दिया बेटा। 2A gas give 2B gas plus C gas। तो पहले ये बताइए कि क्या ये डिकम्पोजिशन का रिएक्शन कहलाएगा, हाँ या ना? यस सर। कराएगा सर। अगर यहाँ पे केवल B और C होता तो नहीं कहलाता। 2B प्लस C है तो 2 से 3 मोल बन रहा है, डिकम्पोजिशन है। अब फटाफट जो हम लोग यहाँ सीखे हैं उसी को यहाँ नकल कर लिया जाए। क्या वही इक्वेशन आएगा कि थोड़ा चेंज होगा, देखते हैं। चलिए फटाफट करते हैं इसको हम। देखिए इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे, इनिशियल प्रेशर इसको हम P नॉट बना लें। ये दोनों होंगे नहीं। अब इसमें देखिए जितना यहाँ स्टोइक्योमेट्री है उतना x टाइम इसको घटाइए। जैसे यहाँ पे 1:1 पे था, A का 1 था तो मैंने x एटमॉस्फेयर घटाया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x एटमॉस्फेयर। आप x पे भी कर सकते थे, लेकिन आसान होता है ये कि जितना स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना टाइम मोल को घटाइए। 2x एटमॉस्फेयर pressure of A decreases, 2x atmosphere pressure of A decreases in time t, तो फाइनल प्रेशर क्या लिखेंगे, P नॉट माइनस 2x। इसको क्या लिखेंगे 2x, इसको क्या लिखेंगे x। ये क्लियर है? यस सर। बस इसी पैटर्न पे करना है। x x इसका बना, इसमें 1:1 पे था तो यहाँ पे 2:2:1 पे है, तो इसको 2x घटा है तो ये 2x बनेगा और c x बनेगा। तो 2x जब घटा है ये a तो कितना बचेगा, P नॉट माइनस 2x। ये रिमेन प्रेशर हो जाएगा, ये PA कहलाएगा, ये PB कहलाएगा और ये PC कहलाएगा। और ये जो PA है ये कौन सा प्रेशर है, रिमेन प्रेशर ऑफ A। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है, PT का क्या इक्वेशन बनेगा इसमें देखिए। टोटल प्रेशर का इक्वेशन आफ्टर टाइम T क्या बनेगा, PA प्लस PB प्लस PC। तो PT इज इक्वल टू क्या रखेंगे भैया, P0 माइनस 2x। PB क्या रखोगे 2x, यहां क्या रखोगे x, ये कैंसिल। x इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर वही सेम आएगा, PT माइनस P नॉट। PT माइनस P नॉट एकदम एग्जैक्ट पहले वाला देखिए आ रहा है। यस सर। लेकिन फाइनल के लिए इंतजार करना है, रिमेन प्रेशर। हमको रिमेन प्रेशर की जरूरत होती है। तो रिमेन प्रेशर कितना है, रिमेन प्रेशर किसका, रिमेन प्रेशर किसका बच्चों, A का आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T। थोड़ा सा इसको पेज को बढ़ा लें। रिमेन प्रेशर ऑफ A आफ्टर टाइम T
कितना हो रहा है, बोलिए। P0 minus 2x. हाँ, P0 यहाँ minus थोड़ा सा 2x, देखिए sir. बदलता हुआ नजर आया। ये हो जाएगा P0 माइनस 2 टाइम sir. ऑफ PT minus PT माइनस P0 हो रहा है। Yes, sir. तो ये आ जाएगा आपको कितना, सर 3P0 minus 2PT. 3P0 माइनस 2PT। यहाँ देखिए बदल गया, यहाँ तक तो सेम आया था लेकिन यहाँ बदल गया। रिमेन प्रेशर ए का यहाँ पे चेंज हो गया। वहां पे देखिए रिमेन प्रेशर ए का कितना हम लोग दिखा रहे थे, 2P0 माइनस PT आया था, यहाँ देखिए। और यहाँ पे आ गया 3P0 माइनस 2PT। बस अब इसको यहाँ पे आप K का इक्वेशन अगर इसमें बनाएंगे तो क्या आएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग P0 इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय रिमेन प्रेशर में क्या हो जाएगा, 3P0 माइनस 2PT। अब आपको ये इक्वेशन जो है, आपको क्वेश्चन जो इस पे आता है, इन इक्वेशंस को डिराइव करना पड़ेगा। खैर अब तो आपके सिलेबस में डिरिवेशन एक तरह से जब ये ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, हो सकता है मेन एग्जाम आपका अगर उधर वाला हो गया सब्जेक्टिव, तो तब तो उस समय तो ये पूरा डिराइव करना पड़ेगा। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में आया तो ये दो ही स्टोइक्योमेट्री आपके बोर्ड के सिलेबस में डिस्कस किया है, एक A गिव B प्लस C, एक 2A गिव 2B प्लस C। और इस पे आपको एनसीईआरटी में कम से कम 4 क्वेश्चन बना के दिया है। और ये जो प्रेशर डिकम्पोजिशन है ये बोर्ड में भी पूछता है और कंपटीशन में भी इसमें 2-2 साल लगातार सवाल आया है। ये नीट में भी आया है, ये जेई में भी आया है, मेंस में भी आया है। तो इसके स्टोइक्योमेट्री पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग डाटा बेस्ड होता है, डाटा दे के आपसे न्यूमेरिकल करवाते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। बस इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हम कुछ इसमें देंगे आपको प्रॉब्लम होमवर्क के रूप में, वो भी कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, तो अगले टर्न पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इनके न्यूमेरिकल्स को करते हुए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर हाँ बोलिए। सर ये चैप्टर तो सब्जेक्ट मतलब उसमें आएगा ना, लिखने वाले में, डेरिवेशन वाले में आएगा ना? भाई अब देखिए कहीं कुछ अभी कोरोना वाले समय में कहना कुछ बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि अभी ये जो आपका मल्टीपल चॉइस का है, हो सकता है ये भी आपको मेन पेपर में डाल दें, तो अभी थोड़ा कहना मुश्किल है। बोर्ड भी धीरे धीरे अपनी चीज़ों को रिवील कर रहा है, तो थोड़ा सा देखा जाए। तैयारी आप अपनी फुल फ्लेज रखिए, अपनी तैयारी को क्यों कमजोर करेंगे। तैयारी आपको जो बोर्ड में पढ़ना है फुल फ्लेज वो तैयारी रखिए। जिसका फुल फ्लेज तैयार होगा वो मल्टीपल ना कर पाए तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य का बात हो जाएगा। बड़े आराम से आप मल्टीपल करेंगे, लेकिन ये है कि तैयारी अपनी फुल फ्लेज रखिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहाँ रोकते हैं। 30-32 ज्वाइन किए थे, अभी 21 हो गए होंगे, 2 तो हम ही होते हैं। चलिए ठीक, रखते हैं, आज की क्लास ओवर करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर।